हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता, लेक्चरर मैथमेटिक्स MGHM इंटर कॉलेज महाराणा एटा से आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज मैं आपको शुरुआत करता हूं चैप्टर 4 NCERT का, जो कि सारणिक है। कुछ आव्यूह से ही संबंधित है ये चैप्टर भी, इसलिए आपको पहले इसका बेसिक्स क्लियर कर देता हूं कि सारणिक किसे कहते हैं, सारणिक के गुणधर्म क्या हैं। तो सबसे पहला टॉपिक, यदि A n गुणा n क्रम का कोई वर्ग आव्यूह है। ध्यान रखें, अगर n गुणा n का मतलब कोई भी क्रम हो सकता है, जैसे कि 2 गुणा 2 क्रम का, 3 गुणा 3 क्रम का, लेकिन वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। 4 गुणा 4 का भी हो सकता है, शायद आपके सिलेबस में 4 गुणा 4 के क्वेश्चन ना हो। 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 का तो है ही आपके सिलेबस में। तब डिटर्मिनेंट a, यानी इस तरीके से जो लिख के आएगा आपको, वो डिटर्मिनेंट सारणिक को ही कहते हैं। उसके शुरू के 3 लेटर उसे DET करके लिख दिया है, यानी डिटर्मिनेंट a को आव्यूह a का सारणिक कहते हैं। और इसे एक मॉडुलस का साइन होता है, इसे आप मॉडुलस a नहीं पढ़ेंगे। बहुत से लोग इसे पढ़ते हैं। मॉडुलस केवल वास्तविक संख्याओं के लिए होता है, सारणिक के लिए यानी आव्यूह के लिए मॉडुलस इसे नहीं पढ़ते। ये सारणिक ही पढ़ना है आपको, तथा इसे इस चिन्ह से निरूपित करते हैं। सारणिक का मान सदैव एक ही वास्तविक संख्या होती है, यानी कि एक निश्चित वास्तविक संख्या। अब वो चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे 0 हो, सब सारणिकों के मान ध्यान रखें होगा एक वास्तविक संख्या ही। ये सारणिक का मान निकालने पर पता लग पाता है कि वो धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य है, लेकिन वो एक निश्चित वास्तविक संख्या होती है किसी भी सारणिक के लिए। ऐसा नहीं कि एक सारणिक के कई उत्तर हों, केवल एक सारणिक का एक ही उत्तर हो सकता है। अब आता है हम उस सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, उसी को हम कहते हैं सारणिक का प्रसार। सबसे पहले 2 गुणा 2 क्रम का सारणिक। अब आपको अंतर लिखने में भी पता लगेगा, क्योंकि आव्यूह के लिए ध्यान रखें, मैं ब्रैकेट को इस तरीके से करके दिखाता था, लेकिन वो आव्यूह होता है। सारणिक के लिए केवल आपको लाइन खींचनी है। ये सारणिक है। आव्यूह के लिए आप लोग इस तरीके से ब्रैकेट बनाते थे, वो आव्यूह की पहचान थी। लेकिन सारणिक के लिए आपको सिर्फ एक लाइन ही खींचनी है, 2, जैसे कि मैंने बना रखी है। तो ये 2 गुणा 2 क्रम का एक सारणिक है। अगर हम कहें कि इसका मान कितना होगा, क्योंकि ये कोई संख्याएं ही होंगी, मैंने तो यहां पे इस तरह से लिख के दिखा दिया है। तो पहले इस वाले विकर्ण के जो अवयव हैं इनकी गुणा होगी, यानी a11 इंटू a22, इनके जो भी मान हो, माइनस, बीच में ध्यान रखें माइनस आएगा, a12 इंटू a21, यानी पहले इस विकर्ण के अवयवों की गुणा माइनस इस विकर्ण के अवयवों की गुणा। ये मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण हमेशा पहले ही आएगा, माइनस जो सेकंड विकर्ण है वो बाद में आएगा। तो ये सॉल्व करके जो भी संख्या आए, अब वो चाहे प्लस की है, चाहे माइनस की है, चाहे शून्य है, ये आपका 2 गुणा 2 क्रम का जो सारणिक है उसका प्रसार करके ये उत्तर आप निकाल सकते हैं। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट 3 गुणा 3 क्रम का। ये मैंने 3 गुणा 3 क्रम का ही लिखा है सारणिक। अब हम इसका प्रसार करके इसका मान निकालते हैं, तो वो कैसे करें? तो हम इसका प्रसार करने के लिए हम पंक्ति भी ले सकते हैं और हम स्तंभ के अनुदिश भी कर सकते हैं। कोई सी पंक्ति ले सकते हैं, ये ध्यान रखें, कोई सा स्तंभ ले सकते हैं। 3 पंक्तियां हैं, तीनों के अनुदिश प्रसार हो सकता है। R1 के अनुदिश भी, R2 के अनुदिश भी, R3 के अनुदिश भी। 3 स्तंभ हैं, तीनों के अनुदिश प्रसार हो सकता है। C1 के अनुदिश, C2 के अनुदिश, C3 के अनुदिश। मैंने आपको यहाँ R1 के अनुदिश ही करके दिखाया है। मोस्टली लोग R1 के अनुदिश या C1 के अनुदिश ही करना चाहते हैं, इसीलिए। तो सबसे पहले जब हम इस पंक्ति के अनुदिश प्रसार करेंगे, तो ध्यान रखें इनका क्रम जो होता है प्लस माइनस प्लस, ये इनका क्रम होता है, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। यानी कि इसका मतलब ये होता है जो विकर्ण के अवयव हैं आपके, यानी देखिए ये वाला विकर्ण और एक ये वाला विकर्ण, ये पांचों के पांचों आपके प्लस के होते हैं। बाकी जो आपके चारों ये बचे, ये आपके माइनस चिन्ह के होते हैं। तो अब मैं आपको देखिए इसका प्रसार बताता हूं किस तरीके से करना है। पहले मैंने ये लिया, यानी a11, क्योंकि ये प्लस का ही लेना है, a11 मैंने लिख के छोड़ दिया। अब a11 जो अवयव है, ये खुद अपनी पंक्ति और स्तंभ, इन्हें अगर हम छोड़ दें, यानी ये अवयव जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में, उन्हें आप छोड़ दें, तो बाकी जो चारों आपके बचे, a22, a23, a32, a33, वो आप यहां लिख दें। ये इसका कंप्लीट हो गया, यानी a11 के साथ वो मैंने कंप्लीट करके लिख दिया। अब आता है दूसरा अवयव। अब मैंने कहा था पहला प्लस का होता है, दूसरा किसका होता है, माइनस का, यानी ये आ गया माइनस का, माइनस a12।
तो ये A12 खुद अपनी पंक्ति और स्तंभ अगर छोड़ दे, तो मैंने देखी ये पंक्ति छोड़ दी और ये स्तंभ छोड़ दिया, तो बाकी जो चारों बचे A21, A23, A31, A33 वो मैंने लिख दिया। अब आता है लास्ट वाला प्लस का, क्योंकि लास्ट वाला मैंने कहा था पहला प्लस का फिर माइनस का, अगला कैसा होगा प्लस का, तो प्लस के A13। इसकी स्तंभ और पंक्ति अगर हम छोड़ दें तो बाकी चारों बचे वो ये A21, A22, A31, A32। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है हम अगर पंक्ति के अनुदिश करें तो पहले अब मैंने ये लिया माइनस, फिर ये वाला अवयव प्लस, फिर ये वाला अवयव। अब बचा आपको ये मैंने अधूरा छोड़ दिया, मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी समझाया, पहले इन दोनों की गुणा होगी माइनस, फिर इन दोनों की गुणा, जो भी आएगा उसकी गुणा इससे हो जाएगी, ये लिख देंगे। फिर ऐसे बाकी पूरे को बैलेंस करके जो भी उत्तर आए, अब वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ये हमें चेक करना है। इसके सवाल भी मैं करके दिखाऊंगा। आज आपको केवल समझा रहा था कि सारणिक का प्रसार, इसी को हम प्रसार कहते हैं। प्रसार का मतलब है सारणिक का मान निकालना, ये होता है सारणिक का प्रसार। हमने R1 के अनुदिश सीखा, हम C1 के अनुदिश भी कर सकते थे। तो पहले ये लेते प्लस का होता, फिर ये लेते माइनस का होता, तो इन दोनों को छोड़ देते, और फिर लास्ट वाला लेते प्लस का होता, तो इन दोनों को छोड़ देते, बाकी चारों लिख देते। बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये था सारणिक का प्रसार। अब आता है सारणिक के गुणधर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। सबसे पहला गुणधर्म, किसी सारणिक के अगर कोई से भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हैं तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। मैंने इसलिए अंडरलाइन भी किया है। कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान होने पर सारणिक का मान शून्य होता है। देखिए मैंने यहाँ पे दो स्तंभ समान लिए, बिल्कुल ये भी XYZ तो बिल्कुल समान है, कोई से भी दो हो सकती हैं। ये नहीं कि वो यही दोनों हो, पहला तीसरा भी हो सकते थे, पहला दूसरा भी हो सकते थे। ये पंक्ति भी हो सकती है, पहली दूसरी पंक्ति होती समान, या दूसरी तीसरी होती, या पहली तीसरी। कोई से भी दो अगर समान है, या तो पंक्ति या स्तंभ, तो सारणिक का मान शून्य होता है। अब आता है दूसरा गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म भी देखिए मैंने अंडरलाइन तो कर रखा है, सारणिक का मान शून्य होता है, लेकिन ये प्रतिबंध क्या है, किसी भी सारणिक की अगर कोई पूरी पंक्ति या स्तंभ शून्य हो, यानी उसके सारे अवयव, तो उसका मान शून्य होता है। देखिए मैंने यहां दूसरी पंक्ति है R2, उसके सारे अवयव शून्य हैं, तो इसका मान शून्य होगा, आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। या कोई सा स्तंभ होता, जैसे पहला स्तंभ भी होता, सारे शून्य अगर होते यहां पे, तो उसका मान शून्य होता। लेकिन ऐसा नहीं हो, मान लीजिए दो शून्य तो यहां पे हैं, तीसरा नहीं हो, तीसरा कहीं और हो, उसका नहीं होगा। किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में ही सारे शून्य हो, तभी उसका मान शून्य होता है। अब आता है तीसरा गुणधर्म, अगर हम पंक्तियों और स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दें, यानी कि इसका परिवर्त कर दें। मैंने यहां परिवर्त शब्द लिखा नहीं क्योंकि वो आव्यूह के लिए आता है, तो सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारणिक का मान वही होता है। देखिए पहले मैंने ABC, PQR, XYZ ये पंक्ति में लिया, मैंने इसका परिवर्त कर दिया, यानी ABC पहली पंक्ति को स्तंभों में बदल दिया, PQR और XYZ दोनों का मान बराबर आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं होता। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करना पड़ता है। तो ये इसका तीसरा गुणधर्म था, मैंने इसलिए अपरिवर्तित को अंडरलाइन किया है क्योंकि ये इसका मेन हेडिंग था। अब आता है चौथा गुणधर्म। चौथा गुणधर्म है अगर हम किसी सारणी की किसी अदिश से गुणा करें, अदिश यानी कोई भी संख्या हो सकती है, तो किसी एक पंक्ति की या किसी एक स्तंभ की उस अदिश से गुणा होगी, वो भी उससे होगी जिसमें हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किससे गुणा करनी है तब करेंगे, लेकिन किसी एक पंक्ति को करेंगे या किसी एक स्तंभ को करेंगे। मान लीजिए यही सारणिक है, इसकी मुझे के से गुणा करनी है, तो मैंने आपको देखिए तीसरे वाले से करके दिखाई, बाकी दोनों से कोई मतलब नहीं रहा। या हो सकता है मैं ऐसा कर देता, इस स्तंभ की नहीं करता, इस पंक्ति की कर देता, तो बाकी दोनों पंक्तियों से कोई मतलब नहीं। यानी किसी एक पंक्ति की होगी, किसी एक स्तंभ की होगी। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम इसमें से कॉमन निकालना चाहें तो एक एक स्तंभ से या एक एक पंक्ति से ही कॉमन ले सकते हैं हम। मैंने इससे कॉमन ले लिया के, वो के बाहर आ गया, वो देखिए लिखा है। अब मान लीजिए यहां भी के से गुणा होती, के बी, के क्यू, के वाई, के ए, के पी, के एक्स, तो यहां तीनों से अलग अलग के कॉमन लेते, वो के क्यूब आता बाहर। ये आप शायद आप समझ गए होंगे, हमें किसी एक पंक्ति से या किसी एक स्तंभ से ही कॉमन लेना है या गुणा करनी है। अब आता है पांचवा गुणधर्म, अगर हम किसी सारणी की दो समीपवर्ती पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दें तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। समीपवर्ती का मतलब है या तो पहली और दूसरी स्तंभ या दूसरी और तीसरा स्तंभ, पहले तीसरे की मैं बात ही नहीं कर रहा, वो समीपवर्ती नहीं है।
या पहली और दूसरी पंक्ति या दूसरी और तीसरी पंक्ति। अगर हम इन्हें चेंज कर दें आपस में तो उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी इसके बाहर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। जैसे कि मैंने इसमें ये किया, मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये मैंने सारणिक लिख रखा है, मैंने इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, यानी बी क्यू वाई को मैं इधर ले आया और ए पी एक्स को मैं इधर ले गया, ये अपनी जगह। तो मैंने इन दोनों को चेंज किया, और जब भी समीपवर्ती स्तंभों को या पंक्तियों को चेंज करें तो माइनस का चिन्ह बाहर आएगा। अब मान लीजिए मैं इसमें आगे भी लिख सकता था, अगर मैं इन दोनों को भी चेंज कर देता तो फिर एक माइनस आता, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस। ये आपको सवाल में ध्यान रखना है, दो समीपवर्ती पंक्ति या दो समीपवर्ती स्तंभों को अगर हम आपस में बदल दें तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अब आता है छठा प्रगुण, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रगुण और भी है, वो मैं आपके सामने अभी लिखूंगा, पहले मैं छठा प्रगुण बता देता हूं। सारणी के किसी एक स्तंभ में या किसी एक पंक्ति में अगर हम दूसरी पंक्ति के अवयवों की किसी अदिश से गुणा करके उसमें जोड़ दें या घटा दें तो सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं इसको आपको समझाता हूं, मैंने यहां पे लिख दिया है, ये आपका देखिए पहला स्तंभ है, मैं इस स्तंभ की किसी अदिश m से गुणा करके इसमें जोड़ या घटा दूं। मान लीजिए इसकी मैंने m से गुणा करी तो ये mb हो गया, ये mq हो गया, ये my, और मैंने इसमें जोड़ दिया तो a प्लस mb मैं घटा भी सकता हूं, प्लस माइनस mb, p प्लस माइनस mq, x प्लस माइनस my। बाकी दोनों में ऐसे ही छोड़ दूं। अभी इस पर ध्यान मत दीजिए आप, मैं इसको मना करता हूं, पहले आप इस पर ही ध्यान दें केवल। यानी मैंने इसकी m से गुणा करके इसमें जोड़ दिया या घटा दिया, बाकी दोनों ऐसे ही छोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारणिक का मान वही होता है। हम इसकी भी गुणा करके जोड़ सकते हैं, इसकी भी मान लीजिए किसी अदिश n से गुणा करके और इसमें जोड़ दिया, वो देखिए आगे लिख दिया, यानी a प्लस माइनस एम बी प्लस माइनस एन सी, p प्लस माइनस एम क्यू प्लस माइनस एन आर, x प्लस माइनस एम वाई प्लस माइनस एन जेड। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी दोनों आप ऐसे ही कॉपी कर दें। स्तंभ में नहीं, हम पंक्ति में भी कर सकते हैं। आप इसे शॉर्ट में ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए C1 है तो हमने C1 को चेंज कर दिया C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब m का मान भी एक है, n का मान भी एक। ज्यादातर क्वेश्चनों में हमें यही करना पड़ता है, C1 को चेंज कर दिया C1 प्लस C2 प्लस C3 या C1 प्लस 2C2। मैंने आपको प्रारंभिक संक्रियाओं में भी बताया था, R2 को चेंज करते हैं R2 माइनस 2R1, वही प्रगुण है ये। इससे सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर बहुत क्वेश्चंस डिपेंड होंगे, इसलिए मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रगुण है। अब आता है, मैं इसे देखिए हटाता हूं, इसका सातवां प्रगुण, वो भी बहुत आसान प्रगुण है। सातवां प्रगुण आपके सामने ही लिखता हूं, क्योंकि सातवां प्रगुण भी कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है जो अप्लाई करना पड़ता है। अब सातवां प्रगुण है, मैं यहां पे आपके सामने लिखता हूं एक सारणिक, जैसे कि ये मैंने एक सारणिक लिखा, a प्लस माइनस एल्फा, b प्लस माइनस बीटा, c प्लस माइनस गामा। यहां लिखा पी क्यू आर और यहां लिखा एक्स वाई जेड। यानी सारणिक का एक स्तंभ या कोई सी एक पंक्ति अगर वो दो अवयवों के योगफल से या अंतर से मिलकर बनी है तो हम इस सारणिक को दो सारणिकों में विभक्त कर सकते हैं। और वो दो कौन से हैं? पहला ए बी सी, या आप ऐसे ही कॉपी कर दें ए बी सी, बाकी देखिए पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये तो आपका पहला हो गया। और दूसरा हो गया देखिए ये वाला एल्फा बीटा गामा पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये आपका दूसरा हो गया। ये देखिए गामा है, मैंने यहां पे गामा लिख दिया। अब बात चिन्ह की थी, अगर यहां प्लस का चिन्ह है तो वो प्लस आएगा बीच में, और अगर इनके बीच में माइनस का चिन्ह है तो यहां पे माइनस आएगा। यानी किसी सारणिक को हम दो सारणिकों में भी विभक्त कर सकते हैं। ऐसा वैसे आपको देखिए कम करना पड़ेगा कि किसी सारणिक को, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें एक सारणिक को दो सारणिकों में हम विभक्त करें। ये था इसका सातवां प्रगुण। तो इन सारणिकों पे ही डिपेंड है कई क्वेश्चंस। अब एक बात और बताते हैं आपको इसी में ही, सारणिक का मान शून्य होता है। कई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें यह लिख के आएगा कि बिना प्रसार किए इसे सिद्ध कीजिए कि इसका मान शून्य है। तो यानी उस समय हमें प्रसार नहीं करना, प्रसार करके तो आप उत्तर ला ही देंगे 0, लेकिन बिना प्रसार किए का मतलब इन्हीं गुणधर्मों की सहायता से जो मैंने आपको बताए, इन्हीं में से ही कोई ना कोई ऐसा गुणधर्म लगेगा जो हमें प्रसार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी,
इसका उत्तर आपका शून्य ही आ जाएगा। कई क्वेश्चन है एनसीईआरटी में शुरू में दे रखे हैं, वो 4.2 प्रश्नावली है। तो मैंने आपको कुछ आज की बेसिक से समझाए, पूरे चैप्टर के तो वैसे अभी नहीं बताए मैंने अभी आपको 4.1 और 4.2 प्रश्नावली के लिए बताया है। बाकी आपको 4.1 प्रश्नावली अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।